मगर जिगर का सबसे अहम काम जो मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी काम वो ये है डिटॉक्सिफिकेशन का, यानी हमारे खून के अंदर किसी तरह की अगर कोई टॉक्सिन या जहरीले मादे जमा हो जाए तो ये जिगर उन जहरीले मादों को मुख्तलिफ प्रोसेस करवा के जिस्म से खारिज करवाने का जो काम करता है, खून को प्योरीफाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर रफ़ीक मोहम्मद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मेरा आज का टॉपिक है जिगर। जिगर हमारे जिस्म में एक सबसे बड़ा पुर्जा भी है और जिगर के ज़िम्मे हमारे जिस्म के बेशुमार काम हैं। हमारे जिस्म के मुख्तलिफ पुर्जों को मुख्तलिफ तरह की खुराक चाहिए होती है, मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स चाहिए होते हैं, तो ये सारी जिम्मेदारियां हमारा जिगर पूरी कर रहा होता है। मगर जिगर का सबसे अहम काम जो मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी काम वो ये है डिटॉक्सिफिकेशन का, यानी हमारे खून के अंदर किसी तरह की अगर कोई टॉक्सिन या जहरीले मादे जमा हो जाए तो ये जिगर उन जहरीले मादों को मुख्तलिफ प्रोसेस करवा के जिस्म से खारिज करवाने का जो काम करता है, खून को प्योरीफाई करने का जो काम करता है, ये सबसे अहम काम है। अगर किसी न किसी पुर्जे में खुदा न खास्ता कोई टॉक्सिन मिला, खून जाएगा, तो अगर जहरीले मादे हमारे किसी दूसरे पुर्जे में ठहर जाएं, मिसाल के तौर पर खुदा न खास्ता गुर्दों में, मिसाल के तौर पर खुदा न खास्ता लंग्स में, किसी पुर्जे में खुदा न खास्ता कोई टॉक्सिन मिला, खून जाएगा, तो अगर जहरीले मादे हमारे किसी दूसरे पुर्जे में ठहर जाएं, मिसाल के तौर पर खुदा न खास्ता गुर्दों में, मिसाल के तौर पर खुदा न खास्ता लंग्स में, आंखों में, दिमाग में, कहीं ना कहीं कोई टॉक्सिन अगर स्टे करना शुरू कर दे और वो टॉक्सिन मिसाल के तौर पर जोड़ों में अगर यूरिक एसिड स्टे करना शुरू हो गया तो जोड़ों में सूजन शुरू हो जाएगी, जोड़ों के अंदर तकलीफ होना शुरू हो जाएगी। ऐसे अगर किसी दूसरे पुर्जे में भी कोई जहरीले मादे जमा होना शुरू हो जाएंगे तो वो पुर्जा बीमारी की तरफ चला जाएगा। तो जिगर का बहुत अहम काम जो ब्लड के अंदर प्योरिफिकेशन का या डिटॉक्सिफिकेशन का, ये बहुत अहम काम है कि जिगर के ज़िम्मे खानों को हजम करने के लिए कुछ एंजाइम बनाने का काम भी है। अगर किसी की ये शिकायत है कि खाना अच्छी तरह से हजम नहीं होता तो इसके अंदर भी जिगर की कमजोरी जरूर हो। जी, तो मैं आपको बता रहा था कि खाना हजम करने के लिए जिगर एक केमिकल बनाता है जिसको हम बाइल कहते हैं। बाइल खाना हजम करने के लिए बहुत जरूरी चीज है। मिसाल के तौर पर अगर खाने में चिकनाइयां हैं, उन चिकनाइयों को तोड़ने के लिए जो केमिकल चाहिए वो केमिकल भी हमारा जिगर बनाता है। अगर उस केमिकल में किसी तरह से गाढ़ापन आ रहा है तो फिर क्या होगा, जिगर की नालियां क्या होंगी, वो तंग होना शुरू हो जाएंगी और जिगर के अंदर खुदा न खास्ता फिर फैट्स डिपॉजिट्स होना शुरू हो जाएंगी, चर्बियां रुकेंगी, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या हम कहते हैं कि ये जिगर फैटी हो रहा है, लीवर के ऊपर चर्बियां जम रही हैं, उसके बाद भी जिगर की परफॉर्मेंस कमजोर होना शुरू हो जाती है। इसके बाद जिगर के जिम्मा ये भी है कि उसने मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरियाज को, वायरसेस को भी मारना होता है। तो अगर कोई ना कोई वायरस खुदा न खास्ता बाहर से हमलावर ऐसा वायरस जो कि जिगर उसको खत्म नहीं कर पाता, तो वो वायरस वहां पे जिगर में बैठकर अपनी कॉलोनी बना लेता है और फिर उससे भी जिगर मुतासर होना शुरू हो जाता है। जैसे खुदा न खास्ता आपने सुना होगा हेपेटाइटिस बी, सी, इस तरह के ये वायरस भी लीवर में जाके अपने कॉलोनीज बनाते हैं और जिगर को खराब करने का बायस बनते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था कि बाइल अगर गाढ़ी होना शुरू हो जाए, वही बाइल जिगर क्या करता है, पित्ते के अंदर थोड़ी थोड़ी करके उसको भेजता रहता है और पित्ता उस बाइल को जमा करता रहता है। और जब खाना हम खाते हैं, खाने के घंटे डेढ़ बाद पित्ता जब खाना हमारी अंतड़ी में आ जाता है तो पित्ता उसमें वो बाइल फेंक देता है, जिससे खाने के अंदर चिकनाइयों के टूट फूट का अमल होता है और खाना हजम होने का काम शुरू होता है। अगर वही बाइल, चिकनाई वाली बाइल ज्यादा गाढ़ी और थिक बन रही है तो वो बाइल जहां पे जमा होती है उस जगह को हम पित्ता कहते हैं, गाल ब्लैडर। तो फिर डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि जी आपके पित्ते में पथरियां बनना शुरू हो गई हैं और खुदा न खास्ता ये मसला ज्यादा देर तक जब चलता है तो फिर मरीज को उल्टियां और तकलीफ और दर्द रहना शुरू हो जाती है। फिर क्या करते हैं, डॉक्टर्स आपको कहेंगे कि जी ये आपका गाल ब्लैडर सर्जरी करके निकालना पड़ेगा, इसका हमारे पास कोई हल नहीं है। तो नाज़रीन, इन सारे मुश्किलात से बचने के लिए मैं आपको बताता चलूं, अपनी खुराक नहायत सादा रखें। मेडिकल साइंस इसमें क्या करती है
कि मेडिकल साइंस में अभी तक एंटीवायरल मेडिसिन, और अगर खुदा ना खास्ता हेपेटाइटिस हो जाता है तो उसको वो एंटीवायरल मेडिसिन देंगे, या फिलहाल कुछ मल्टीविटामिन्स देंगे, B1, B2, B12, बी कम्प्लेक्स के ट्रीटमेंट देंगे, मगर वो पुर्जे के अंदर जो बिगाड़ पैदा हुआ है उसकी इस्लाह के जिगर के लिए अभी मेडिकल साइंस कोई बहुत कारगर या बेहतरीन मेडिसिन नहीं बना पाई, लेकिन कुदरत ने उसकी इस्लाह के लिए कुछ ऐसी चीजें बना रखी हैं जो इंसानों को, अगर उनकी पहचान हो जाए और इंसान वो इस्तेमाल करे तो उनको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। मिसाल के तौर पर मैं नेचुरल चीजों में आपको बताता चलूं कि हमारे आम मिलने वाले एक कांटेदार येलो से फूलों वाली पौधे, छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, उनको हम ऊंट कटारा कहते हैं, इंग्लिश में उनका नाम मिल्क थिसल्स है। और ये ऊंट कटारा का इस्तेमाल हमारे जिगर के लिए बहुत अच्छा है, जिगर की परफॉर्मेंस बेहतर करता है, जिगर के अंदर से सफाई का काम बहुत अच्छी तरह से करता है। नाजरीन, एक और बड़ी खूबसूरत बूटी जिसको हम मक्को कहते हैं, ये छोटे छोटे, जैसे देखा होगा चेरी की शक्ल होती है, इसी तरह से बहुत छोटे छोटे से सुरख सुरख से, और कभी ये जामुनी कलर के भी इसके ऊपर फल लगते हैं। ये आम पाई जाती है मक्को। ये भी सूजन उतारने के लिए बहुत अच्छी है। जिगर के अंदर अगर खुदा ना खास्ता स्वेलिंग हो रही है, जिगर फैटी हो रहा है, तो मक्को का इस्तेमाल हमारे लीवर के लिए बहुत अच्छा है। नाज़रीन, इनके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप हल्दी का इस्तेमाल करते हैं लीवर के लिए, तो हल्दी का इस्तेमाल भी जिगर के लिए बहुत अच्छा और बहुत मुफीद रहता है। मैं आपको साथ साथ ये बताता चलूं कि आप अपने खानों के अंदर पानी का इस्तेमाल मुनासिब जरूर किया करें। बाज लोग खाने में पानी बहुत कम पीते हैं, और बाज लोग खाने के दौरान पानी बेतरतीब पीते हैं, तो पानी का इस्तेमाल भी जिगर के लिए बहुत ज्यादा मुफीद होता है। इसी तरह की ऐसी डिजीज में आप मुब्तला हो रहे हैं, जिगर के मुश्किलात बन रही हैं, तो सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि आप अपने खानों में चिकनाइयों का इस्तेमाल कम करें, पराठे वगैरह से परहेज करें, समोसे, घी में तली हुई चीजें, पकौड़े, समोसे वगैरह का इस्तेमाल कम करें, और इसके साथ साथ अपने खानों में चीनी का इस्तेमाल भी आप कम करें। और तीसरी चीज मैं आपको बताता चलूं कि नमक का इस्तेमाल भी आप बहुत ज्यादा न करें। तो ये खून को गाढ़ा करने वाली चीजें हैं। खून जितना साफ सुथरा प्योरीफाई होगा, हर पुर्जे में आसानी से पहुंचेगा और हर पुर्जा बेहतरीन तरीके से काम कर सकेगा। आखिर में मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपको मेरी मालूमात मुनासिब लगी हैं और मेरी मालूमात से किसी एक का भला हो जाए, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले तो आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए। और अगर मेरी मालूमात आपको लगता है कि आपके उन अजीजों, दोस्तों और प्यारों के लिए जरूरी है, तो आप उनको भी मेरा ये चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, ताकि हमारी ये मालूमात ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। हो सकता है किसी एक का भी भला हो गया, तो आपके इस शेयर करने से उस भलाई के सदका जारिया में आप भी शामिल हो जाएंगे। और मैं चाहूंगा कि आप जरूर इल्म बांटने का काम करें, ये भी एक सदका जारिया है। नाजरीन, मेरी अगली आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।